भारत के अब तक के 5 सबसे ताकतवर राष्ट्रपति। आखिर कौन था सबसे ताकतवर राष्ट्रपति, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, जिनका नाम सुनते ही नेताओं के पसीने छूट जाते थे और जनता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। वैसे तो हमारे देश में नेताओं को VIP ट्रीटमेंट की ऐसी लत है कि वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कलाम जी ने इस पद पर बैठकर नेताओं को उनकी असली औकात दिखाई थी। साल 2006 में जब देश के सारे नेता बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में थे, तब संसद ने एक बड़ा ही मज़ेदार बिल पास किया। इसे कहा गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। इस बिल का सीधा सा मतलब था कि हमारे माननीय सांसद और विधायक एक साथ कई सरकारी पदों पर मलाई खा सकते हैं और उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होगी। सारे नेता घी के दिए जला रहे थे कि अब तो चांदी ही चांदी है। फाइल पहुंची कलाम जी के पास। नेताओं को लगा कि राष्ट्रपति जी तो सीधे सीधे वैज्ञानिक हैं, चुपचाप साइन कर देंगे, लेकिन कलाम जी ने वहां अपना मिसाइल मैन वाला दिमाग चला दिया। उन्होंने नेताओं के इस लालच पर ऐसा अंगूठा दिखाया कि पूरी सरकार सन्न रह गई। कलाम जी ने साफ कह दिया कि यह कानून नैतिकता के खिलाफ है और उन्होंने फाइल को वापस संसद की तरफ मोड़ दिया। सोचिए, नेताओं की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हालांकि बाद में नेताओं ने जिद पकड़कर उसे दोबारा पास करवा लिया, लेकिन कलाम जी ने जनता के सामने नेताओं की पोल खोल कर रख दी। उनकी असली ताकत उनकी कोई कानूनी पावर नहीं थी, बल्कि उनकी वो नैतिक ताकत थी जिसके सामने बड़े से बड़ा सूरमा भी पानी भरता नजर आता था। नेताओं को समझ आ गया था कि सीधे साधे इंसान से पंगा लेना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। सोचो, जब सिर्फ मुस्कुराकर कलाम जी ने नेताओं के पसीने छुड़ा दिए, तो नंबर 4 पर जो नेताजी हैं, उन्होंने तो सीधे यमराज का बीचा क्लियर कर दिया था। आखिर कौन है वो? चलिए बात करते हैं नंबर 4 की, यानी प्रणब मुखर्जी जी की। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रणब जी जब राष्ट्रपति बने तो सरकार को लगा कि चलो अपना ही बंदा सीट पर बैठा है, लेकिन प्रणब जी ने दिखा दिया कि वो किसी की कठपुतली नहीं है। भारत में एक बड़ा पुराना रिवाज रहा है कि आतंकवादी अपराध करते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर उनकी दया याचिकाएं राष्ट्रपति भवन की अलमारियों में धूल फेंकती रहती हैं। सालों साल फाइलें दबी रहती हैं, उन नेता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन प्रणब जी ने आते ही मौसम बदल दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही अजमल कसाब, अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे खूंखार आतंकियों की फाइलें उनकी टेबल पर आईं, उन्होंने बिना किसी राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह किए उन फाइलों पर दनादन साइन मार दिए। नेताओं को लग रहा था कि इन फैसलों से वोट बैंक खिसक जाएगा, लेकिन प्रणब जी ने जता दिया कि राष्ट्रपति भवन कोई आरामगाह नहीं है जहां देश के दुश्मनों की फाइलें सड़ती रहें। उन्होंने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड तोड़ दया याचिकाएं खारिज की। जब भी कोई मंत्री उनसे किसी कानूनी मामले में चालाकी करने की कोशिश करता, प्रणब जी संविधान की किताब खोलकर बैठ जाते थे। उनका राजनीतिक अनुभव इतना तगड़ा था कि प्रधानमंत्री भी उनके सामने एक कड़क हेडमास्टर के कमरे में बैठे छात्र की तरह महसूस करते थे। उन्होंने रबर स्टाम्प की थ्योरी को ऐसा धोया कि आज भी नेता उनके नाम से थर थर कांपते हैं। आतंकवादियों के होश उड़ाने वाले प्रणब जी के बाद अब नंबर 3 पर वो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के पहले और सबसे कद्दावर प्रधानमंत्री को ही सीधे आंखें दिखा दी थी। कौन थे वो? अब आते हैं नंबर 3 पर, यानी देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज के दौर में जब लोग एक बार विधायक बनकर खुद को भगवान समझने लगते हैं, राजेंद्र बाबू ने देश के सबसे ऊंचे पद को लगातार 2 बार संभाला। वो 10 साल तक राष्ट्रपति रहे। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका राजनीतिक कद आसमान छू रहा था। नेहरू जी को लगता था कि देश तो बस वही चला रहे हैं और राष्ट्रपति का काम सिर्फ हाथ हिलाना और परेड देखना है। लेकिन राजेंद्र बाबू एक ही मिट्टी के नहीं बने थे। जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लेकर आए तो राजेंद्र बाबू ने साफ कह दिया कि भाई साहब जरा रुकिए, देश की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े इस कानून को आप बिना पूरी बहस के इतनी जल्दबाजी में पास नहीं कर सकते। दोनों दिग्गजों के बीच ऐसी ईंट से ईंट बची कि इतिहास गवाह है। नेहरू जी को लगता था कि प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है, लेकिन राजेंद्र बाबू ने उन्हें याद दिलाया कि संविधान ने राष्ट्रपति को सिर्फ सजावट के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने कई मौक़ों पर नेहरू जी की नीतियों की सरेआम आलोचना की और फाइलें रोक दी। नेहरू जी लाख चाहते हुए भी राजेंद्र बाबू को उनके पद से हिला नहीं पाए। राजेंद्र बाबू ने जो लकीर खींच दी, उसने यह तय कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की जेब का खिलौना नहीं बन सकता। उन्होंने कड़े शब्दों में जता दिया था कि सरकार कितनी भी ताकतवर हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। नेहरू जी से टक्कर लेने के बाद राजेंद्र बाबू के बाद
नंबर 2 पर जो राष्ट्रपति आ रहे हैं उन्होंने तो पूरी की पूरी कैबिनेट की फाइल को ही रिसाइकल बिन में डाल दिया था। सोचिए कौन हो सकते हैं वो। तो अब नंबर 2 पर आ रहे हैं KR नारायण जी। इन्हें भारत का पहला वर्किंग प्रेसिडेंट कहा जाता है। 1990 के दशक का वो दौर याद कीजिए जब देश में खिचड़ी सरकारें बनती थीं। आज कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो कल कोई और। नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ऐसे माहौल में नारायण जी देश के चौकीदार बनकर खड़े हो गए। 1997 में उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। केंद्र की सरकार ने सोचा कि बहती गंगा में हाथ धोते हैं और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। कैबिनेट ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके नारायण जी के पास भेज दिया। उन्हें लगा कि नारायण जी चुपचाप साइन कर देंगे और खेल खत्म। लेकिन नारायण जी ने फाइल पढ़ी और कहा कि ये फैसला पूरी तरह से गलत है। उन्होंने वो फाइल उठाकर वापस कैबिनेट के मुंह पर मार दी, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज दी। सरकार के होश उड़ गए। मंत्रियों को छठे का दूध याद आ गया। इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने कैबिनेट के फैसले को ऐसे खारिज किया था। सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके ठीक 1 साल बाद 1998 में बिहार में भी राबड़ी देवी की सरकार को गिराने के लिए केंद्र ने फिर वही चाल चली। नारायण जी ने दोबारा वही किया, फाइल वापस भेज दी। उन्होंने दिखा दिया कि जब देश में कमज़ोर सरकारें अपनी मनमानी करेंगी तो राष्ट्रपति का डंडा कैसे चलता है। वो दूध का दूध और पानी का पानी करना जानते थे। अब वक्त आ गया है नंबर 1 का। वो राष्ट्रपति जिसने संसद में 400 से ज़्यादा सीटें लेकर बैठी एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार को अपनी जेब में रख लिया था। इतिहास का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब आते हैं नंबर 1 पर, जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह जी। इनका कार्यकाल भारतीय राजनीति का सबसे फिल्मी और खतरनाक दौर था। केंद्र में राजीव गांधी जी की सरकार थी जिसके पास संसद में 400 से ज़्यादा सीटें थीं। इतना बड़ा बहुमत कि सरकार चाहे तो दिन को रात कह दे और रात को दिन। राजीव जी की सरकार एक नया कानून लेकर आई जिसका नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस कानून में एक बड़ा ही अजीब और डरावना प्रावधान था। सरकार को यह अधिकार मिल जाता कि किसी भी आम नागरिक की चिट्ठी को खोलकर पढ़ सकती थी, उसकी जासूसी कर सकती थी। सरकार को लगा कि हमारे पास तो प्रचंड बहुमत है, राष्ट्रपति की क्या मजाल जो हमें रोक सके। फाइल पहुंची ज्ञानी जैल सिंह जी के पास। ज्ञानी जी ने देखा कि यह कानून तो आम जनता की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने ना तो फाइल पर साइन किए और ना ही उसे वापस भेजा। उन्होंने संविधान की एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जिसके बारे में नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा था। इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। ज्ञानी जी ने उस फाइल को उठाया और चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। कानून के मुताबिक राष्ट्रपति कितने दिनों तक फाइल अपने पास रख सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। सरकार हाथ मलती रह गई, मंत्री मिन्नतें करते रह गए, लेकिन ज्ञानी जी ने वो फाइल अपनी जेब से बाहर नहीं निकाली। 400 सीटों वाली सरकार का घमंड एक झटके में चूर चूर हो गया और वो तानाशाही कानून कभी अमल में आ ही नहीं पाया। ज्ञानी जी ने साबित कर दिया कि जब देश के नागरिकों के अधिकारों की बात आएगी तो राष्ट्रपति अकेले पूरी संसद पर भारी पड़ सकता है।